तो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नई कहानी, एक नया किस्सा लेकर। असल में ये कहानी आज के दिन के लिए नई नहीं है। 2 दिन से पिछले हम उसी कहानी को फॉलो कर रहे थे। आज उसका आखिरी पार्ट, जिसमें टोनी रोज़ारियो से मुंबई के सबसे बड़े एनकाउंटर स्पेशलिस्ट से मुकाबला होने वाला है। रात के तकरीबन 12:15 बजे हो। 2002 के आखिर की बात है। एग्जैक्ट तारीख लेने के लिए मैंने कोशिश की प्रदीप शर्मा से बात करने की और दया नायक से, लेकिन किसी वक्त उनसे बात नहीं हो सकी। 10-12 दिन पहले मेरी प्रदीप शर्मा जो ज़मानत पे आए हैं उनसे बात हुई थी। उन्होंने अपना नया नंबर भी मुझे दिया था, लेकिन जब उस नंबर पे मैंने ट्राई की, कल भी, परसों भी, आज भी, तो वो नंबर बंद आ रहा था या अनरीचेबल आ रहा था। शायद किसी काम में बिजी होंगे, कहीं गए होंगे, तो शर्मा जी से बात नहीं हुई। और दया नायक के फ़ोन की तीनों नंबर उसके मेरे पास हैं, तीनों की घंटी बजती है, उसने फ़ोन नहीं उठाया। आजकल मुंबई की क्राइम ब्रांच में दया नायक काम कर रहा है, लेकिन शायद कुछ बात होगी। कुछ लो प्रोफाइल रख रहा है, पिछले 1.5-2 साल से किसी से बात नहीं कर रहा। मैंने और कुछ कॉमन फ्रेंड्स को फ़ोन किया कि उससे बात करके बोलो कि बलजीत परमार आपसे बात करनी चाहता है, आप फ़ोन नहीं उठा रहे, तो उसने किसी का भी फ़ोन नहीं उठाया। खैर कोई बात नहीं, हमारे पास डिटेल सब है। हमारे सोर्सेज ने पूरा किस्सा सुनाया जो आपके साथ शेयर करते हैं। तो 2000 की फरवरी में वसंत एमएलए का एक शख्स मर्डर कर देता है और अपना नाम टोनी रोज़ारियो बताता है। अब उसके मर्डर के कुछ महीनों के बाद भी टोनी नाम के आदमी की कोई खबर नहीं लगती, कोई सुराग नहीं मिलता। उतनी देर में वहाँ पे कारवार में बाई इलेक्शन होती है उस एमएलए की सीट पे, जिस पे वसंत का बेटा आनंद चुनाव लड़ता है और एमएलए बन जाता है। और उसकी पूरी ताकत, ध्यान इस बात पे होता है कि अपने बाप के कातिल को ढूंढना है और उसको उसके अंजाम तक पहुंचाना है। लड़का बहुत अक्लमंद है, बहुत तेज तरार भी है। आजकल तो शायद मेंबर पार्लियामेंट है और उसकी जो मदर है वो वहाँ से, उसी कॉन्स्टिट्यूंसी से एमएलए है। खैर मौका बदलता है, समय बदलता है, सब कुछ बदल जाता है। लेकिन दूसरी तरफ मुंबई में दया नायक, प्रदीप शर्मा और उनके साथी, पूरी उनकी यूनिट ढूंढ रही होती है टोनी रोज़ारियो को, जिसका कोई अता पता नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि गोवा का रहने वाला था, कुछ लोगों का कहना है कि वो कारवार का ही रहने वाला था, और ख़ास तौर पे उसी इलाके का जिस इलाके से दया नायक के काफ़ी सारे सोर्सेज वहाँ पे मौजूद थे। और वहाँ के एक लोकल पुलिस ऑफिसर, उनका सरनेम भी शेट्टी है, वो भी बड़ी तेज़ी से दिल लगा के टोनी रोज़ारियो नाम के आदमी को ढूंढ रहे हैं, लेकिन कोई सुराग नहीं मिलता। आखिर एक दिन मुंबई के अपने ऑफिस में रात को एक खबरी के इंतज़ार करते हुए पूरी यूनिट, इनकी जो क्राइम ब्रांच की थी, वो इंतज़ार कर रही है कि एक खबरी ने प्रॉमिस किया था कि वो आज की रात टोनी रोज़ारियो की खबर लेके आएगा, लेकिन पहुंच नहीं रहा था। और उस यूनिट में जो शामिल थे सब बड़े एनकाउंटर स्पेशलिस्ट, जिनमें प्रदीप शर्मा खुद, दया नायक हाजिर थे, प्रकाश भंडारी वो भी हाजिर थे ऑफिस में, और उनके साथ सचिन वाजे, ये नाम तो आपने सुना होगा। अभी मुकेश अंबानी के घर के बाहर जो विस्फोटित पदार्थ रखे गए थे उस केस में प्रदीप शर्मा के साथ जिस आदमी का
नाम है, आज तक वो जेल में है, उसका नाम है सचिन वाजे। और सचिन वाजे वो शख्स था जो उसके पहले ख्वाजा यूनिस मर्डर केस में भी इन्वॉल्व था। उसके बाद सस्पेंड किया गया, उसने नौकरी छोड़ दी। नौकरी छोड़ने के बहुत सालों के बाद जब शिवसेना की सरकार बनती है तो वापस नौकरी में आ जाता है और उसको थाना में, क्राइम ब्रांच में रख लिया जाता है, जब परमवीर सिंह पुलिस कमिश्नर थे। उसके बाद जब परमवीर सिंह मुंबई के पुलिस कमिश्नर बनते हैं तो सचिन वाजे को अपना क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट का इंचार्ज बना देते। तो इतने बड़े पहुंचे हुए लोग, अब सचिन वाजे जी जेल में हैं, प्रदीप शर्मा की बेल हो गई। तो सचिन वाजे उस यूनिट में शामिल थे जो टोनी रोज़ारियो को ढूंढने के लिए खबरी के इंतज़ार कर रहे थे। उनके साथ थे और इंस्पेक्टर गावड़े, वो भी इनके साथ थे। तो करते करते एक और ऑफिसर इनके साथ थे जिनका नाम है अशोक भोरकर। ये बहुत बड़ी एक एनकाउंटर स्पेशलिस्ट की टीम थी जिन्होंने, अगर इन सब लोगों का मिला लें कि इन्होंने मिल के कितने लोगों का एनकाउंटर किया है तो वो 350 से ज़्यादा हो जाता है। तो इतने खतरनाक लोगों की टीम इंतज़ार कर रही है उस अनपछाते खबरी की जो आज की रात टोनी रोज़ारियो की खबर लाने वाला था। अचानक रात के 12:15 बजे के करीब वो खबरी आ जाता है और दया नायक का खबरी था। वो दया नायक को अपनी भाषा में, तुल्लू या कन्नड़ जो भी भाषा बोलता था, उसमें इन्फॉर्म करता है कि टोनी रोज़ारियो, इन्फॉर्मेशन के मुताबिक टोनी रोज़ारियो जो भी उसका असली नाम हो, वो आदमी लिंकिंग रोड खार, बड़ी पॉपुलर जगह है, आधी रात तक वहाँ पे मेला लगा रहता है, बहुत बड़ा शॉपिंग एरिया है, रेस्टोरेंट है बहुत सारे, और एक लिंक है साउथ मुंबई और नॉर्थ मुंबई की। वो रोड बहुत ट्रैफिक चलता है, तकरीबन सुबह 4 बजे तक रौनक लगी रहती है उस रोड पे। तो आधी रात का समय जरूर था लेकिन बहुत चहल पहल उस एरिया में थी। तो लिंकिंग रोड खार पे एक बहुत फेमस जगह है मोदी हाउस। मोदी हाउस के ऑपोजिट ओवरसीज बैंक ऑफ इंडिया की ब्रांच है और साथ में एरो की एक क्लोथिंग का शोरूम है और उसके साथ ही राजदूत सोसाइटी है जो मोदी हाउस से लग के है। तो ये खबर वो खबरी देता है कि रोज़ारियो मोदी हाउस के पास या राजदूत कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के पास और एरो, इन तीनों जगह जो साथ साथ है बिल्कुल, वहाँ पे रात के 1:30 बजे और 2:30 बजे के बीच में किसी जरूरी काम से आ रहा है, किसी वारदात को अंजाम देने आ रहा है। और हो सकता है कि वहाँ पे किसी दुकान वाले का, रेस्टोरेंट वाले का या किसी का काम बजाने आ रहा हो। तो ये खबर पक्की है कि आज वो 1:30 और 2:30 बजे के बीच में वहाँ आएगा रात को। तो इनका ऑफिस थोड़ा दूर था, गाड़ियाँ भजाते हुए ये पूरी टीम निकलती है और तकरीबन 1:10 तक डिफरेंट एरियाज में पहली टीम जो होती है वो राजदूत सोसाइटी के पास रुकती है, जिसमें प्रदीप शर्मा, दया नायक और सचिन वाजे ये उस राजदूत कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के पास मोर्चा संभाल के खड़े हो जाते हैं। और दूसरी तरफ प्रकाश भंडारी, अशोक भोरकर और गावड़े, ये लोग जो हैं ये मोदी हाउस के पास एक दीवार के पीछे मोर्चा लेके खड़े हो जाते हैं। उसके चलते चलते प्रकाश भंडारी की ड्यूटी लगाई जाती है कि वो कभी राजदूत सोसाइटी के पास आएगा, कभी मोदी हाउस जाएगा और कभी एरो शोरूम के पास वो चक्कर काटता रहेगा और पूरी निगाह रखेगा।
और इनको मोटरसाइकिल का नंबर भी खबरी ने दे दिया कि जिस मोटरसाइकिल पे आएगा वो लाल कलर का यामाहा मोटरसाइकिल है, जिसका नंबर उसने बताया MH02D9268। अब इतनी पक्की खबर थी तो सबके सब तैयार वेट कर रहे हैं। राजदूत सोसाइटी और मोदी हाउस के बीच तीन तीन ऑफिसर और एक ऑफिसर इधर उधर चक्कर काट रहा है इस कलर के मोटरसाइकिल को आते जाते देखते और पहचानने के टाइम पे अचानक पूरे 1:30 बजे देखी कितनी परफेक्ट इन्फॉर्मेशन थी खबरी की। रात के 1:30 पर वो मोटरसाइकिल आता है और एरो शोरूम के सामने रुकता है और जो आदमी उसको चला रहा होता है उसका हुलिया और उसका जो भी इंफॉर्मेशन थी पुलिस के पास वो पूरी मैच करती है। और ये भी देख लेते हैं कुछ आदमी ने विग पहनी हुई है, उसके सर के बाल असली नहीं लगते हैं और अब सब कुछ मिल गया। इतने में जैसे ही वो रोजारियो मोटरसाइकिल खड़ा करके मोदी हाउस के पास एरो से जाके मोदी हाउस के सामने खड़ा होता है तो प्रदीप शर्मा पास जाके आस्था से आवाज़ देते हैं, टोनी। तो इसके पहले कि टोनी रोजारियो वापस मुड़ के देखे, जब उसने देखा तो उसके हाथ में उसका वेपन था और उसने सीधा गोली चलाया। कहते हैं कि दया नायक ने प्रदीप शर्मा को धक्का देके साइड किया, नहीं तो उसको गोली लग सकती थी। और उसके बाद जो ताबड़तोड़ गोलियां सबने चलाई, प्रकाश भंडारी ने, दया नायक ने, वो 18-20 गोलियां चला दी और उस आदमी को वहाँ पे ढेर किया। और जब सबने सोचा कि अब वो मर गया है, फुटपाथ पे गिरा हुआ है, वो अचानक फिर उठता है और एक गोली और चलाता है। उसके बाद और गोलियां चलाई जाती हैं और उसको ढेर कर दिया जाता है। कुछ हज़ारों को भीड़ वहाँ पे इकट्ठी हो जाती है, जो लोग उस एरिया में कुछ लेट नाइट शॉपिंग, वहाँ पे फुटपाथ के ऊपर भी रात को दुकानें लग जाती हैं जहाँ पे औरतों का बच्चों का सामान मिलता रहता है। तो आधी रात के समय ये एनकाउंटर हो जाता है और रोजी और टोनी रोजारियो मौत के घाट उतार दिया जाता है। अब देखिए कितना बड़ा ऑपरेशन होगा। पूरे तकरीबन 2 साल उस शख्स को ढूंढने के लिए लगे। और जब ये खबर यहाँ की कुछ मिनटों के बाद कारवार पहुँचती है तो आनंद, जो MLA का बेटा वसंत का, थोड़ी देर के बाद वहाँ पे पटाखे बजने शुरू हो जाते हैं और आधी रात को आधा शहर उठ के बैठ जाता है कि ऐसी क्या बात हो गई कि पटाखे चल रहे हैं। उनको खबर दे दी गई थी कि टोनी रोजारियो इज़ नो मोर, और खुशी से कारवार में जो वसंत का एरिया था वहाँ पर पटाखे बजा के रात को उसकी मौत को सेलिब्रेट किया गया। शायद वो पटाखों की आवाज़ वहाँ की नज़दीक उस जेल तक भी पहुँची होगी जिस जेल में दिलीप नायक सजा काट रहा था। अब देखिए कैसे एक अंत होता है चीज़ का। दो दोस्तों की दुश्मनी जो आधी उम्र चली और दुश्मनी में ऐसी बदली के खून खराबे का दौर शुरू हुआ। जेल के अंदर जैसे ही उसको दुबई से आया था तो आनंद ने, बसंत के बेटे ने, पूरी अपनी वकीलों की फौज लगा के उसके ऊपर अबैटमेंट टू मर्डर का चार्ज लगा के जेल के अंदर था। 2000 आदमी पकड़ लिया था उसको दुबई से ला के। और करते करते तकरीबन 4.5 साल के बाद मार्च 21, 2004, 4.25 साल के बाद उस आदमी को जेल से पैरोल मिलती है 4.25 जेल में लगाने के बाद। और वो आदमी पैरोल पे आके अपने गांव जाता है और उसके थोड़े महीनों के बाद
इमीडिएटली कुछ नहीं किया जाता। अचानक उसी तरह जितने बजे रात के वसंत का मर्डर उस शादी के हॉल के बाहर टोनी रोज़ारियो ने किया था, बिल्कुल उसी समय पे दिलीप नायक अपने जहाँ पे रह रहा था उन दिनों में, उसी घर के पास छोटी सी स्ट्रीट थी, वहाँ से किसी काम के लिए गुजर रहा था। अनपछाते लोग उसी तरह दो आदमी मोटरसाइकिल पे आते हैं और उस रोड का नाम था कोटिनो रोड, कारवार, और वहाँ पे उसको उसी तरह गोलियां मार के फरार हो जाते हैं। जिस समय 4 साल 4.25 साल पहले टोनी रोज़ारियो वसंत को गोलियां मार के फरार हो गया था, और वो लोग आज तक शायद पकड़े नहीं गए। क्या हुआ वो कहानी वही ख़त्म हो जाती है। दिलीप नायक चला गया, टोनी रोज़ारियो चला गया, और आज वहाँ पे इन दो परिवारों के बीच में शांति का माहौल है। तो दोस्तों, ये कहानियाँ अंडरवर्ल्ड से जुड़ी हुई जो सिर्फ मुंबई तक सीमित नहीं है, बल्कि उसके बाहर कारवार तक भी जाती हैं और उनके तार मुंबई से जुड़े रहते हैं। लेकिन आज तक किसी को पता नहीं लगा कि वो बाबा प्रभाकर पिल्ले वो कौन था जिसने दिलीप नायक को टोनी रोज़ारियो को दिया था कि ये मेरा आदमी आपका काम करेगा। वो आज तक एक मिस्ट्री है, शायद इस नाम का कोई शख्स नहीं था। ये दिलीप नायक ने अपने दिल से कहानी बनाई थी कि अगर मैं सीधा कहूँगा कि मैंने टोनी रोज़ारियो को ढूंढ के उसको सुपारी दी थी, तो सारे का सारा दारो मदार मेरे ऊपर आ जाएगा कि बताओ टोनी कहाँ है। उस बात से बचने के लिए उसने एक फिक्टिशियस कैरेक्टर खड़ा कर लिया और उसको नाम दे दिया प्रभाकर पिल्ले। और प्रभाकर पिल्ले जैसे 20 साल टोनी रोज़ारियो की मिस्ट्री था, उसी तरह पिछले 20 सालों से प्रभाकर पिल्ले भी एक मिस्ट्री है। तो दोस्तों, आने वाले दिनों में इसी किस्म के किस्से कहानियाँ लेके फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।